नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। जयललिता वापस लौट गई, लेकिन जो बातचीत हुई उसमें संकेत मिल गए कि अब संसद के भीतर कहीं ना कहीं सरकार के साथ हैं। तो ऐसे में अब जीएसटी लाने की तैयारी है मानसून सत्र में, और उससे पहले शहर शहर बीजेपी बैठक करेगी। लेकिन इन सब के बीच पेट्रोल और डीजल कुछ महंगा हुआ। लेकिन एक तस्वीर के साथ शुरुआत करते हैं। ये तस्वीर दरअसल सेंसर बोर्ड के उस सर्टिफिकेट की है जिस सर्टिफिकेट को पास कर दिया गया है उड़ता पंजाब के लिए। लेकिन ये पहला मौका है जिसमें बाकायदा सर्टिफिकेट में लिखा गया है पास्ड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट मुंबई। और इतना ही नहीं, जो बेंच के पास गया था, जिन जस्टिस के पास गया था, धर्माधिकारी और शालिनी जोशी जो है, उनका जिक्र किया गया इसमें। यानी सेंसर बोर्ड के नियम के तहत जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें जो फिल्म को देखता है और पास करता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन इस सर्टिफिकेट में उनके अधिकारियों के हस्ताक्षर नहीं होकर बाकायदा जिक्र कर दिया गया जो जस्टिस थे जिन्होंने जिस बेंच ने यह फैसला दिया था। स्थितियां बदल रही हैं, और स्थितियां वाकई कैसे बदल रही है। बात आज दरअसल उस महंगाई को लेकर होगी। लग ऐसा रहा है कि आसमां सस्ता हो चला है और जमीन महंगी हो चली है। लेकिन इस बात पर आए, लेकिन उससे पहले याद कीजिए 2 बरस पहले जब मोदी सरकार आई थी, सरकार ने आते ही चाहे काले धन पर एसआईटी बनाई हो, लेकिन 20 दिनों के भीतर महंगाई को लेकर एक बैठक की थी। हमें लगा कि आज भी बैठक हुई है, तो 2 बरस पहले उस बैठक में उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली बाकायदा बैठक में बैठे थे, सारे मंत्री बैठे थे, दर्जन भर कैबिनेट मिनिस्टर्स उसमें बैठे थे। उस वक्त जब वो बाहर निकल कर आए, उन्होंने क्या कहा था? सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो मंडियां हैं, जो फ्रूट और वेजिटेबल केवल मंडियों के माध्यम से जाता था, राज्यों को सलाह दी जा रही है कि उसको डीलिस्ट करें ताकि खुले बाजार में भी जा सकें। दिल्ली के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह सलाह दी जाएगी कल इसको डीलिस्ट कर दिया जाए। आलू और प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक्सपोर्ट उसका डिस्करेज किया जाए। प्याज दिल्ली जैसे शहरों में सरकार अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको दिल्ली लाए और मदर डेयरी बूथ्स और अन्य बूथ्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। चावल बड़ी मात्रा में बाजार के अंदर रिलीज किया जाएगा। और जहां तक दालों का और एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल का संबंध है, राज्यों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी कि कभी भी अपने राज्य में वो इसकी कमी महसूस करें तो इसको डायरेक्टली बाहर से मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये 2 आइटम ऐसे हैं जो देश के बाहर से बड़ी मात्रा में आते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं हुई, इन केवल 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बाजार के अंदर कमी ना रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने पूर्वानुमान लिया है और इसलिए यह कार्रवाई आज की है। तो सरकार का यह पूर्वानुमान भविष्य के अनुमान से आगे निकल जाएगा, ये किसने सोचा होगा। 2 बरस बीत गए इस बात को कहे हुए, और उस बैठक को हुए जो बैठक 17 जून 2014 को हुई थी। तो तब की बैठक और आज की बैठक, दोनों के बीच में खड़े होकर देखिए स्थिति बनती क्या है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के इस पोस्टर ने आम जनता में खासी आस जगा दी थी, क्योंकि बात महंगाई की थी। और सत्ता में आने के 22 दिन बाद ही मोदी सरकार ने महंगाई पर नकेल कसने के लिए बैठक की। तो 2 बरस बाद फिर महंगाई को लेकर बैठक हो गई। जिन बातों का जिक्र 17 जून 2014 को था, महंगाई पर उन्हीं बातों का जिक्र 2 बरस बाद यानी आज हुआ। फर्क सिर्फ इतना कि 2014 में महंगाई की वजहों को टटोला गया और 2016 में हर बात के केंद्र में दाल आ गया, और दाल कहां से लाई जाए इसका जिक्र हो चला। लेकिन जरा महंगाई पर सरकार की बैठक की महत्ता को भी समझ लें, क्योंकि 2 बरस पहले भी आधे दर्जन कैबिनेट मंत्री बैठे थे और आज भी आधे दर्जन मंत्री बैठे। 2 बरस पहले बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा था महंगाई पर नियंत्रण पा लिया जाएगा, खाने पीने की 22 चीजों पर निगरानी रखी जाएगी, जमाखोरी रोकी जाएगी, फलों व सब्जियों की आमद बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी और दालों का आयात होगा। और आज की बैठक के बाद खाद्य मंत्री जब सामने आए तो फिर कुछ जिक्र दाल को लेकर इस तरीके से किया। इसके लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी बातचीत हो और एक बाहर में हमारा डेलीगेशन क्या कहते हैं कि जाए
और फिर डिपार्टमेंट को कहा गया है कि एफसीआई के माध्यम से जो है मार्केट में और भी जितना दाल खरीदा जा सकता है वो दाल खरीदा जाए। तो इस पर न जाइए कि 2 बरस पहले और 2 बरस बाद भी बातें सिर्फ दोहराई जा रही हैं, वो अभी महंगाई को लेकर। महत्वपूर्ण तो यह है कि इन 2 सालों के बीच भी एक बैठक हुई और उस बैठक में जिक्र सिर्फ दाल का हुआ। 8 महीने पहले ही जिक्र दाल का ही हो रहा था और वही जिक्र आज भी तथ्यों के साथ हो गया। मसलन दाल की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भरने की कोशिश होगी। अरहर दाल मोबाइल वैन के जरिए 120 रुपए प्रति किलो की दर से वितरित की जाएगी। म्यांमार से दाल आयात की जाएगी। 10,000 टन दाल का बफर स्टॉक खाली किया जाएगा और दाल को एनसीसीएफ और सफल स्टोर्स के जरिए भी वितरित किया जाएगा। हालांकि 2 बरस में अंतर यह जरूर आ गया कि पहली बार मंत्री महोदय ये बोलने से नहीं चूके कि महंगाई तो है ही नहीं। चावल का कीमत तो नहीं बढ़ा है, गेहूं का कीमत तो नहीं बढ़ा है और किसी चीज़ का कीमत नहीं बढ़ा है। यही 2-3 चीज़ हैं, तो इसमें तो कुछ एक तो टेम्पररी हैं। यानी सरकार अपने ही आंकड़ों को नहीं देख रही। महंगाई दर दुगनी हो गई, यह आंकड़ा सरकार ने ही जारी किया और फुटकर तौर पर 2 बरस में कीमतें कैसे आसमान छू रही है यह भी देख लीजिए। क्योंकि 26 मई 2014 को जब मोदी सरकार बनी तब दिल्ली में जिस टमाटर के भाव 15 रुपए किलो थे आज 60 रुपए के करीब है। अरहर दाल 75 रुपए किलो थी, आज 150 से 170 रुपए किलो के बीच है। उड़द दाल 70 रुपए केजी थी, आज 160 रुपए किलो है। टमाटर की ज्यादा दाम बढ़ गए अभी तो फिलहाल। अच्छा, बहुत बढ़ गया, दिमाग खराब हो गया भाजी का। दिमाग खराब हो गया, इतना बढ़ गया। जैसे लेडीज फिंगर 60-70 रुपीज़ किलो है, टमाटो 100 रुपीज़ किलो है। गरीब लोग क्या खरीदेगा, क्या खाएगा? इफेक्ट लॉट्स, क्योंकि वेजिटेबल तो एवरीडे की नेसेसिटी है। यानी सरकार बीते 2 बरस में ऐसी व्यवस्था कर नहीं पाई कि आम जरूरी चीजों की महंगाई की वजह से आम आदमी त्रस्त ना हो। तो सवाल सीधा, क्या महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, या सरकार मान चुकी है कि बाजार के हवाले सब कुछ कर दिया गया तो फिर महंगाई भी बाजार ही देखे, या फिर सिवाय चिंता जताने से आगे बात जाती नहीं? तो क्या 1, 2 और अब तीसरी बैठक का इंतजार तीसरे बरस किया जाए? दरअसल मुश्किल यही है कि देश संघीय ढांचे से चलता हुआ दिखाई तो देता है, संविधान के तहत जिक्र भी है, लेकिन बार बार इस बात का जिक्र आता है कि राज्य कुछ करें, जमाखोरी वो बंद करें, दाल को लेकर या खेती को लेकर वो पहल करें, बाजार में किस रूप में माल जाना है, मंडी से सीधे वहां पहुंचेगा, इसके लिए राज्य पहल करे। बहुत सारे सवाल हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि अगर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो संगठनित क्षेत्र है, वहां पर रोड मैप सरकार के पास होता है, लेकिन जो असंगठित है, गरीब असंगठित है, मजदूर असंगठित है, किसान असंगठित है, उसके लिए कोई रोड मैप क्यों नहीं है? शायद इसीलिए आसमां सस्ता आज लग रहा है, सभी तो महंगी है। तो देश का सच यही कि देश में 2015 में करीब 8 करोड़ 10 लाख घरेलू विमान यात्री थे, लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की तादाद तकरीबन 3 गुना ज्यादा, यानी 26 करोड़ 96 लाख। लेकिन विकास और चकाचौंध के रास्ते देश को ले जाने की बेकरारी का नया सच यह भी कि आज सरकार ने दिन में 2 अहम बैठकें की। पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नई सिविल एविएशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई और दूसरी बैठक में वित्त मंत्री ने चंद मंत्रियों के साथ मिलकर महंगाई से निपटने की रणनीति पर विचार किया। इस बैठक में पीएम नहीं थे, लेकिन नई सिविल एविएशन पॉलिसी ने विमान यात्रियों को खुश कर दिया, क्योंकि अब 15 किलोग्राम से ज्यादा सामान ले जाने पर भी कम रकम देनी होगी। आधे घंटे और 1 घंटे की यात्रा की कीमत भी कम हो जाएगी। अचानक फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मुआवजा ज्यादा मिल जाएगा। यानी सरकार की सोच हवाई यात्रियों को लेकर खुश करने वाली है। लेकिन हवाई जहाज में एक चाय की कीमत 100 रुपए हो जाती है, खाने पीने की वस्तु 150 से कम होती नहीं और 250 रुपए तक में कुछ मिल जाता है। खैर, हवा में कीमत कुछ भी लगाई जा सकती है, लेकिन जरा जमीन पर लौटिए। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हवाई जहाज पर कभी सफर किया ही नहीं है। 70 करोड़ अब भी 2 जून की रोटी के जुगाड़ में इसी जमीन पर फंसे हैं, और इनके लिए कैसे भोजन पानी की व्यवस्था की जाए, इसका कोई रोड मैप आजादी के बाद से किसी सरकार के पास कभी रहा ही नहीं। कमाई के लिए कांग्रेस ने ढोल पीट पीट कर मनरेगा शुरू किया तो आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5% को ही मनरेगा का लाभ मिलता है और देश भर में औसतन 35% से आगे मनरेगा का लाभ पहुंचा नहीं। और इन सब के बीच अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से खाने पिलाने की व्यवस्था तो की, लेकिन सब कुछ बंद।
मसलन छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए खुला 5 रुपए में भरपेट दाल भात सेंटर बंद हो गया, तो महाराष्ट्र में 7 रुपए में भरपेट खिलाने के लिए खोले गए झुनका भाकर केंद्र बंद हो गए। और देश के 16 राज्यों के 12 करोड़ बच्चों का पेट मिड डे मील से ही भरता है और उसी की व्यवस्था हुई। लेकिन इस मिड डे मील के खेल में 5,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई उनकी हो जाती है जिन्हें इसका ठेका मिलता है। यानी गरीबों के लिए कौन सा रोड मैप कौन सी सरकार आजादी के बाद से बना पाई, यह भी सवाल है। हाँ, महंगाई का सवाल उठने पर सरकारी कर्मचारियों को तो महंगाई भत्ता मिल जाता है, लेकिन गरीब किसान मजदूर जिसे ना कभी भत्ता मिलता है ना ही उसके लिए वेतन आयोग है, वह महंगाई बढ़ते ही भूखे पेट सोने को मजबूर हो जाता है। यानी सरकार के पास सुविधा देने का रोड मैप संगठित तबके के लिए है, पूंजी पर टिके संस्थानों के लिए है, लेकिन जो असंगठित है, गरीब है, देश भर में बिखरा पड़ा है, उसे कैसे संगठित तौर पर सुविधा दी जाए, यह सवाल इंदिरा गांधी के दौर में अगर गरीबी हटाओ के नारे में खो गया तो मौजूदा वक्त में भाषणों में खो रहा है। इसीलिए एविएशन मिनिस्टर ये बोलने से नहीं चूके कि जब नई जगहों पर हवाई जहाज उतरेगा तो वहां के लोग खुद को मुख्य धारा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन समूचा सच ये नहीं है। दरअसल खुश ना होइए कि 1250 रुपए में आप आधे घंटे सफर कर लेंगे, खुश ना होइए। 2,500 दीजिएगा तो सफर कर लीजिएगा 1 घंटे तक। ये किन के लिए है, किन स्थितियों के लिए है, और इन सब के बीच जो रोज यात्रा करते हैं, हमेशा यात्रा करते हैं, उनकी कीमत तो अब उन्हें ज्यादा चुकानी पड़ेगी। जरा रिपोर्ट देखिए। तो ये नजारा उस जैसलमेर एयरपोर्ट का है जहां कभी कोई फ्लाइट उतरती ही नहीं। 100 करोड़ की लागत से बना ये एयरपोर्ट यात्रियों के बजाय कबूतरों और गाय भैंसों की आरामगाह है। लेकिन ये हाल सिर्फ जैसलमेर एयरपोर्ट का नहीं, बीकानेर के इस एयरपोर्ट को भी बनने के 2 साल बाद भी अपनी फ्लाइट का ही इंतजार है। और देश का सच यह भी है कि 25 ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां आज तक एक भी फ्लाइट नहीं गई, लेकिन इन एयरपोर्ट के रखरखाव पर सरकार ने बीते 2 बरस में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए। और इसके अलावा 30 एयरपोर्ट ऐसे जो नॉन ऑपरेशनल श्रेणी में रखे गए, खर्च उन पर भी हुआ। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक ने बड़ी जलसे में इसका उद्घाटन और शिलान्यास किया। लेकिन अब इन एयरपोर्ट पर जानवर घूमते हैं। अब जाकर सरकार को पता चला है कि इन छोटे शहरों में एयर ट्रैफिक का लोड ही नहीं है। सवाल उठता है कि इतना पैसा पानी की तरह बहाने से पहले इस मामले पर गौर क्यों नहीं फरमाया गया था। तो सवाल सिर्फ जैसलमेर बीकानेर का नहीं है, सवाल तो गोंदिया, जुहू, कोल्हापुर, शोलापुर, अकोला, जलगांव, भटिंडा, लुधियाना, पठानकोट, बेगमपेट, बेंगलुरु, HAL, दिल्ली, सफदरजंग, हुबली, गुड़प्पा, तेजू, किशनगढ़, झारसागुड़ा, बेलगाम, कानपुर, इस लकीर में तमाम ऐसे एयरपोर्ट हैं जहां के रखरखाव में जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लगातार खर्च हो रहा है, लेकिन कोई फ्लाइट नहीं है। और ऐसे एयरपोर्ट बने इसलिए क्योंकि राजनेताओं ने अपना प्रभाव दिखाया। मसलन पूर्व एविएशन मंत्री प्रफुल्ल पटेल, इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गोंदिया में एयरपोर्ट बना दिया, लेकिन आज तक कोई फ्लाइट नहीं गई। हाँ, चार्टेड अपना जरूर उतारवा लेते हैं। तो कहीं सरकार को पता ही नहीं था वहां एयरपोर्ट की जरूरत है भी नहीं, है या नहीं, लेकिन राजनीतिक दबाव में एयरपोर्ट बन गया। वैसे ज्यादातर एयरपोर्ट यूपीए के शासन में ही बने, लेकिन अब सरकार बंजर पड़े कई एयरपोर्ट तक यात्रियों को लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। और इस कड़ी में नई सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत 36 शहरों के बीच 2,500 रुपए में हवाई सफर कराना चाहती है। कैंसिलेशन चार्ज किसी भी तरह से जो बेसिक फेयर है, जैसे कई बार 1200 रुपए की टिकट होती है, उसमें बेसिक फेयर मात्र 200 रुपए होता है, तो कैंसिलेशन चार्ज 200 रुपए से अधिक नहीं होगा। लेकिन हसीन दिखने वाली इस योजना का एक सच यह भी कि जेब आम घरेलू यात्रियों की ही ढीली होगी, क्योंकि उन्हीं राज्यों में 1 घंटे तक के सफर के लिए 2,500 रुपए किराए वाली स्कीम लागू होगी, जहां राज्य ATF पर 1% या उससे कम वैट ले रहे हैं। 2,500 और मूल किराए के बीच के डिफरेंस अमाउंट का 20% हिस्सा राज्यों को देना होगा, 80% केंद्र सरकार देगी। और यह रकम कैसे आए, तो इसके लिए सरकार ने एयर टिकट पर 2% अतिरिक्त सेस लगा दिया है। हालांकि 1 घंटे से कम दूरी वाली उड़ानों पर लागू नहीं होगा, लेकिन उससे ज्यादा घंटे की उड़ानों पर यह लागू होगा। यानी दिल्ली से मुंबई जाने वाले यात्रियों की जेब अब ज्यादा ढीली होगी और इस टैक्स से मिलने वाली रकम को रीजनल कनेक्टिविटी फंड में जमा कराया जाएगा। ये फंड 1 घंटे तक की उड़ान के लिए 2,500 रुपए चार्ज लेने से एयरलाइंस कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बना तो दिया गया, लेकिन फिर यात्रियों की जेब से निकाल कर ही।
यानी जिन एयरपोर्ट पर गाय भैंस घूम रही है और जिन्हें बिना ठोस योजनाओं के जनता की गाड़ी कमाई से पिछली सरकारों ने बनवा दिया, अब उन्हें ऑपरेशनल करने के लिए भी जनता की ही गाड़ी कमाई के पैसे का इस्तेमाल होगा। क्योंकि ये सच तो है, सरकार पैसे लाए कहां से? जाहिर है जो कंज्यूमर है, जो भोगता है, जो सफर करता है, पैसे उसी से लिए जाए। और जो दे सकता है देखता नहीं है टिकट की कीमत क्या है, उसके लिए बहुत सुंदर। और जब नए कंज्यूमर को खड़ा करना है, नए उपभोक्ताओं को बनाना है, तो उन्हें कुछ सुविधा दी जाए। ट्रांसफर मनी इसी को कहते हैं, या साइकिल इसी को कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच सेवक पद लाभ के साथ अपने साथ जोड़ते चला जाए और फिर भी कहे हम सेवक हैं और उसको लेकर संघर्ष छिड़ जाए। ये हाल दरअसल दिल्ली के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने को लेकर जो खड़ा हुआ, अब वो किस रंग में है यह भी देख लीजिए। साहेब सिंह वर्मा जी ने नंदकिशोर गर्ग एमएलए को 7 मई 1997 को अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया था। शीला दीक्षित जी की सरकार आई, उन्होंने अजय माकन जी को, जो सबसे ज्यादा अभी चिल्ला रहे हैं आजकल, अजय माकन जी को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया। और ये 1953 में 3 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे दिल्ली में, HKL भगत, कुमारी शांता वशिष्ठ और शिवचरण दास गुप्ता। तो 53 से चले आ रहे हैं, 53 से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चले आ रहे हैं। 2014 तक 15 तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनते थे तो संवैधानिक थे, आम आदमी पार्टी ने बना दिए तो असंवैधानिक हैं। आजादी के बाद से लेकर के अब तक कुल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज 5-7 से ज्यादा आप नाम नहीं ले पाए। लेकिन आपने सत्ता में आते ही आप जिस पार्टी को लीड कर रहे थे उसको आप आम आदमी की पार्टी कहते हैं, और उस आम आदमी की पार्टी ने 1/3 एमएलए 21 एमएलए को 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया। आम आदमी से आप खास कैसे बन गए? तो आपने तो यहाँ आपने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, आप मेट्रो से आप ओथ लेने गए, तो फिर इतने पद बांटने की आपको क्या जरूरत है? तो ये तो जनता का जो गाड़ी कमाई है इसको आप लुटा रहे हैं। कहां कहां क्या क्या किस किस रूप में हो रहा है, चलिए छोड़िए देश को, आपको लिए चलते हैं अमेरिका के उसी सभा में जहां खूब तालियां बजी थी। लेकिन हुआ क्या 24 घंटे बाद ही, इस रिपोर्ट में देखिए। मिस्टर स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जिस सभा ने प्रधानमंत्री मोदी को आंखों पर बैठाया, तालियां बजा बजा कर इतिहास रच दिया, हर मिनट खड़े होकर अभिवादन किया, उसी सभा में जब भारत को खास दर्जा देने का सवाल उठा तो सभा में कोई नहीं उठा, हर कोई बैठा रहा। और सभा में बैठे सेनेटरों ने यह नहीं माना कि भारत को अमेरिका के स्पेशल ग्लोबल पार्टनर के तौर पर मान्यता दे दी जाए। जी याद कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस में किस तरह भारत के साथ अमेरिका को आने का निमंत्रण दिया था। I commend the members of the US Congress for sending a clear message to those who preach and practice terrorism for political gains. और कुछ इसी अंदाज में टॉप रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैकलिन ने भारत को अमेरिका के ग्लोबल स्ट्रेटजिक और डिफेंस पार्टनर के तौर पर मान्यता देने के लिए बिल पेश किया। तो उसी सीनेट ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई जिस सीनेट ने 24 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिल खोलकर तालियां बजाई थी। वाकई ये ऐतिहासिक मौका भी महज 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद का है। इन्हीं सदस्यों ने मोदी के भाषण पर जमकर तालियां बजाई और इन्हीं सदस्यों ने मोदी या कहें भारत को लेकर जब सवाल उठाए तो फिर ठेंगा दिखा दिया, यानी बिल गिर गया। तो संकेत साफ है, तालियों का मतलब भाषण का अच्छा होना भले हो जाए, लेकिन भारत अमेरिका को खास दोस्त मानने की गलती न करे।